बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित ईवीएस के बारे में। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के यहाँ पर आपको 3 अध्याय मिलने वाले हैं। 3 टॉपिक से यहाँ पर आपको प्रश्न देने वाला हूं, पशु, आश्रय और पौधे। यदि आपने सीटेट एग्जाम दिया है 16 दिसंबर का तो आपको पता होगा, वहाँ पर आश्रय से भी प्रश्न पूछा गया था, पशु से, पौधे से, इन तीनों से ही प्रश्न पूछे गए थे। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पौधे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट आश्रय हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पशु हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से जानकारी दूंगा। उनको 1 बाय 1 करके बताऊंगा। आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इस प्रकार आपको एक एक करके सारी जानकारी देने वाला हूं। पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। बहुत ही समय लगा मुझे इस पीडीएफ को बनाने में, तो आपको सबसे पहले तो लाइक करना है, फिर शेयर करना है और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पर्यावरण अध्ययन के जितने भी इंपॉर्टेंट पौधे, आश्रय और पशु है, उन सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। एक नज़र डाल लेते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। सभी चित्र के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। यदि हम पशु की बात करें तो पशु में आपको शेर, बाघ, सांप, जो कि 4 प्रकार के हमारे भारत में पाए जाते हैं, जहरीले सांप, किंग कोबरा, करेत, अफई और दुबैया के बारे में बात करेंगे, स्लात, मकड़ी, रेशम का कीड़ा, पश्मीना, मधुमक्खी, गिलहरी, चूहा, केचुआ, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल और हाथी। यहाँ पर पशु के बारे में हम सभी के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद पौधे के बारे में हम जानकारी देंगे, जैसे कि खेजड़ा, घटपन्नी, रेगिस्तानी ओक, बरगद, पीपल, सेवाल, कवक, लाइकेन, यूकेलिप्टिस, जट्रोफा और क्रोटन। इन सभी के बारे में, पौधों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले। उसके बाद हम बात करेंगे आश्रय के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट आश्रय है वो आपको हम 1 बाय 1 करके बताएंगे। लकड़ी के घर, लकड़ी एवं पत्थर के घर, मिट्टी के घर, बर्फ के घर, हाउस बोट, लेखा एवं रेबो, पेड़ों पर घर और घोंसला, इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ में जो पक्षियों के घोंसले होते हैं, जैसे कौवा का घोंसला कहाँ होता है, किस प्रकार का होता है, कोयला, फाख्ता, वीवर पक्षी, उल्लू, बसंत गोरी, दर्जन चिड़िया, शकरखोरा, कलचिड़ी, गोरिया, कबूतर और चील, बाग और गिद्ध, इन सभी के बारे में आपको 1 बाय 1 करके बताएं 1 बाय 1 करके आपको बताने वाला है। यहाँ पर देखिए कितने सारा मटेरियल आपको एक ही वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे चैनल से जोड़ना है। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे पशु से। अलग अलग जगह के जो पशु होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, फिर आपको यहाँ पर आश्रय के बारे में और फिर पौधे के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 5 से 6 प्रश्न आपको अंत में मिलने वाले हैं, जिसका आंसर आपको इन्हीं में से देना है। तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और ध्यानपूर्वक समझना है। अंत में आपको 5 से 6 प्रश्न मिलेंगे जिसके आंसर आपको देना होगा कमेंट्स के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं शेर से। हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। शेर का चित्र आप देख ही रहे होंगे। तो शेर भूरे रंग का होता है। यदि पूछे कि शेर किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। जंगल का राजा शेर को कहा जाता है। और भारत में सर्वाधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। प्रश्न में पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक शेर कहां पर पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कौन से राज्य में पाए जाते हैं, तो गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। चलिए, शेर जो होते हैं वो समूह में रहते हैं। जो शेर होते हैं वो किस प्रकार रहते हैं, समूह में रहते हैं। और शेरों के एक समूह में 10 से 12 शेर, शेरनी और बच्चे रहते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा जाता है कि शेरों के एक समूह में कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो याद रखिएगा 10 से 12 शेर, शेरनी और उनके बच्चे होते हैं। समूह का नेतृत्व कौन करता है, शेर के जो समूह का नेतृत्व होता है वो कौन करता है, ध्यान दीजिएगा, शेरनी करती है। यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि 4 विकल्प दे देंगे और कूट में आपसे आंसर पूछेंगे कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा शेर से संबंधित। तो इस प्रकार से प्रश्न देते हैं, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो। तो आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। शेर अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। शेर अपने इलाके का निर्धारण कैसे करता है, मूत्र के द्वारा करता है। शेर के अंधेरे में देखने की जो शक्ति होती है वो मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। कितना गुना अधिक होती है, यदि एग्जाम में पूछे कि शेर की अंधेरे में देखने की शक्ति मनुष्य से कितना गुना होती है, तो कितना गुना होती है, 6 गुना होती है। चलिए, अब बात करेंगे बाघ की। बाघ का चित्र आप देख ही रहे होंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ये तो सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। यदि प्रश्न में पूछे कि किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो वो एमपी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में जो सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं।
बाघ के शरीर पर काली एवं पीली धारियां पाई जाती है। आप देख सकते हैं बाघ के शरीर पर काली एवं पीले रंग की जो धारियां होती हैं वो आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाई दे रही होगी। तो ये सरल से पॉइंट हैं जिसके बारे में आपको पता भी होगा। आगे देखते हैं, बाघ के बालों या वन्य जीवों के अलग अलग रंग बालों के कारण से होता है, जलवायु या वातावरण से नहीं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो रंग होता है बाघ का वो जलवायु या वातावरण के कारण नहीं होता है। किसके कारण होता है? उनके बालों के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बाघ अपने इलाके का निर्धारण ये भी किसके द्वारा करता है? मूत्र के द्वारा करता है, जैसे कि शेर करता है। बाघ समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ रहते हैं, जैसे कि वो भी 10 से 12 रहते हैं और यहाँ पर भी 10 से 12 ही बाघ रहते हैं। और उसका निर्धारण भी शेरनी करती है और बाघ के समूह का नेतृत्व भी कौन करती है? बाघिनी करती है या फिर बाघिन करती है। बाघ को नर बच्चा 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। प्रश्न में पूछा जाता है कि जो बाघ का नर बच्चा होता है वो किस उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है? तो आपको याद होना चाहिए 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है बाघ का नर बच्चा। बाघ का जन्म के समय बच्चे का जो वजन होता है वो कितना होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 से 2.5 किलोग्राम का होता है। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ अंधेरे में भी अपनी मूंछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है। किसके माध्यम से रास्ता बनाता है? अपनी मूंछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है। बाघ जंगल में पत्तियों में सरसराहट या हिलने के कारण दूर से ही पहचान जाता है कि जो पत्तियों में हिलने का सरसराहट है वो किस कारण होता है? किसी जीव के कारण है या फिर हवा के कारण है? बाघ ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बाघ के कान कई दिशाओं या चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये किस लिए करते हैं? क्योंकि बाघ के कान कई दिशाओं या चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। और जान लेते हैं बाघ के बारे में। बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। जैसे कि शेर देख सकता है वैसे ही बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघों की आबादी तेजी से घट रही है। क्यों घट रही है? इसका मुख्य कारण है बाघों का अवैध शिकार एवं प्राकृतिक आवासों का निवास, इसलिए बाघों की आबादी तेजी से घट रही है। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। यहाँ पर पूछा जाता है कि बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कौन सा नेशनल पार्क की शुरुआत की है? तो वो है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। काफ़ी इंपोर्टेंट है। कब की गई है? तो 1973 में। चलिए अब बात करते हैं सांप की। सांप को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। सांप एक रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का होता है। इस प्रकार से रेंगता है, सभी को पता है। और भारत में कुल 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। यदि पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, तो कितने प्रकार के जहरीले सांप होते हैं? 4 प्रकार के। आप चारों प्रकार के बारे में जानेंगे, साथ में आप चित्र के माध्यम से भी उनको देख पाएंगे। नाग या फिर किंग कोबरा, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट हैं। चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले इनके नाम देख लेते हैं। नाग या किंग कोबरा, करेत, अफई और दुबोई, ये 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं। नाग या किंग कोबरा आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और करेत की बात करें तो करेत भी आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और बात करें अफई की, तो अफई भी यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। ये भी बहुत ही जहरीला सांप होता है। और चौथा हमारा जो सांप है जो भारत में पाया जाता है वो दुबई, जो कि आप इसको भी चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये चारों सांपों के बारे में आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। सांप के 2 विषैले दांत होते हैं। सांप के कितने विषैले दांत होते हैं? 2 विषैले दांत होते हैं जिनके माध्यम से सांप विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश कराता है। आप यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। सांप के कितने विषैले दांत होते हैं? 2 विषैले दांत होते हैं जिसका उपयोग ये विष या जहर को किसी जीव या फिर अन्य जीवों में प्रवेश के लिए करता है। सांप काटने की दवा सीरम सांपों के जहर से ही बनाया जाता है। याद रखिएगा, जो सांप की दवा बनती है वो उन्हीं के जहर से बनती है जिसका नाम क्या है? सीरम। अलग अलग कंपनी अलग अलग नामों से जो दवा है उनको निकालती हैं। याद रखिएगा, सांप काटने की दवा सीरम सांपों के जहर से ही बनाया जाता है। सांपों के दांत होते हैं लेकिन वहां अपने भोजन या शिकार को सीधा निगल जाता है। अभी मैंने आपको बताया सांपों के कितने दांत होते हैं। विषैले दांत 2 होते हैं लेकिन उनका उपयोग वो खाने के लिए नहीं करता है, अपना भोजन या शिकार को वो सीधा निगल जाता है।
नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नाग या किंग कोबरा है जो एक ऐसा सांप होता है जो अपना घोंसला बनाता है। सांपों को किसान का मित्र भी कहा जाता है। जो सांप होते हैं, जो खेत होता है किसान का, उसमें यदि कोई सांप रह रहा है तो वहाँ पर अगल बगल चूहे होते हैं या फिर अन्य जो कीट होते हैं उनका वो नहीं रहते, यानी कि उनको वो खा जाता है, उनको मार डालता है। इसलिए सांपों को किसान का मित्र भी कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा जीव कौन सा है? वो है अजगर। याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा जीव कौन सा होगा? अजगर। आप अजगर का चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा जीव कौन सा होगा तो वो अजगर होगा। चलिए, विश्व में सर्वाधिक सांप विषुवत रेखी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यदि पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक सांप कहाँ पर पाए जाते हैं तो ये विषुवत रेखी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं जिसे लिंग हु फेन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? लिंग हु फेन कहा जाता है। सांप के कान नहीं होते हैं लेकिन वहां ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो कोई सपेरा होता है जब वो अपनी बीन बजाता है तो सांप के कान नहीं होते हैं, वो सुन नहीं सकता, लेकिन वो जो कंपन उसको महसूस होता है उसी से ही उसके जो मुंह होता है उनको वो इधर उधर करता है, अपनी प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन से निकली ध्वनि की कंपन के अनुसार ही वो अनुक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, उसके कान नहीं होते। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए, अब हम स्लॉथ के बारे में जानेंगे। स्लॉथ होता क्या है? देखिए, स्लॉथ ये जो भालू है उसी की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं होता। याद रखिएगा, भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है। स्लॉथ सप्ताह में एक दिन सोच के लिए नीचे उतरता है। जो जो स्लॉथ होता है वो सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन सोच के लिए नीचे उतरता है। स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी होता है और ये अधिकांश स्लॉथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो स्लॉथ है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अधिकांशतः अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। चलिए, बहुत ही आलसी जीव होता है ये। स्लॉथ पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती में 17 घंटे सोते। कितना घंटे सोते? 17 घंटे। 24 घंटे में से 17 घंटे सिर्फ ये सोता ही रहता है। स्लॉथ जिसे पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां को खाता है। जिस पेड़ पर स्लॉथ रहता है उसी पेड़ की पत्तियां ये खाता है। और इनकी आयु कितनी होती है स्लॉथ की? तो ये 40 वर्ष तक जीवित रहता है। और यहाँ पर स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। यानी कि सिर्फ ये अपने जो 40 साल है वो कहाँ पर बिताता है? पेड़ पर बिताता है। कितने पेड़ों पर? मात्र 7 से 8 पेड़ों पर बिताता है। इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा स्लॉथ के बारे में जो सही कथन है उनके बारे में जानकारी दीजिए। 4 विकल्प देंगे और कूट में आपसे आंसर पूछा जाएगा। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। आगे आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा। अंत में 5 प्रश्न जिसका आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अब बात करेंगे मकड़ी की। मकड़ी को कौन नहीं जानता? सभी के घरों में पाई जाती है मकड़ी, आपने देखा होगा। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। एग्जाम में पूछा गया है मकड़ी किस प्रकार का जीव है, किस संघ का जीव है? तो ये आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है क्योंकि कीट के 6 पैर होते हैं जबकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। देखिए, इंपोर्टेंट हैं। यदि पूछा जाए कि कीट में जो मकड़ी है इसके कितने पैर होते हैं तो 8 पैर होते हैं। और अन्य जो कीट हैं उनके कितने पैर होते हैं? तो उनके 6 पैर होते हैं। मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में भी सम्मिलित नहीं किया जाता। कहने का मतलब है जो चींटी हैं वो एक समूह में रहती हैं, लेकिन जो मकड़ी है ये समूह में रहना पसंद नहीं करती हैं। एक प्रश्न भी पूछा गया था कि कौन सा कीट है या फिर कौन सा जानवर है जो समूह में रहना पसंद नहीं करता है, वो कौन सा होगा? मकड़ी होगा। मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में भी सम्मिलित नहीं किया गया है, या अकेला रहना पसंद करता है या फिर करती है। रेशम का कीड़ा आपने देखा होगा। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। रेशम कीट पालन को देखिए, वीडियो पसंद आ रहा होगा। बहुत मेहनत लगी है मुझे इस पीडीएफ को तैयार करने में। आगे भी जो बचे हुए चैप्टर है या बचे हुए टॉपिक है उनको भी आपको देखना है, तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये पहला काम करना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए, तुरंत इस वीडियो को लाइक करिए। और जितने भी आपके पास ग्रुप है और जितने भी, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर अन्य ग्रुप हो, सभी में इसको शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है आपको। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, तो इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। जो रेशम के कीड़े होते हैं इनको किन पेड़ों पर पाला जाता है? तो शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है रेशम के कीड़े को।
आगे बात करेंगे, भारत में सर्वाधिक रेशम का कीट का पालन जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश एवं असम राज्य में किया जाता है। देखिए जितने भी यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, जितने भी पशुओं के बारे में, आश्रय के बारे में बताऊंगा, पौधे के बारे में बताऊंगा, एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, इन प्रश्नों को कूट में पूछा जाता है। कह सकते हैं कि कौन सा कथन सही है, 4 विकल्प आपको दे देंगे और चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा, A, B, C, D दे देंगे और उसमें आपको आंसर देना होता है। तो आपको सभी पॉइंट को ध्यान से सुनना है, 1 to 1 सुनना है। यदि चारों विकल्प दे देंगे और पूछा जाएगा कौन सा सही होगा, यदि आप एक भी मिस कर देंगे तो आपको पूरा जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक रेशम का कीट का पालन जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश एवं असम राज्य में किया जाता है। नर, याद रखिएगा, नर रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर रहकर भी उसकी गंध से उसको पहचान लेता है। जो नर होता है, जो नर रेशम कीट होता है, वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर तक रहकर भी उसकी गंध से उनको पहचान लेता है या फिर पहचान जाता है। नोट, आप यहाँ पर नोट देख सकते हैं कि जो रेशम साड़ी, यदि पूछा जाए कि जो रेशम की साड़ी है वो ज़्यादातर कहाँ पर प्रचलित है, तो रेशम की जो साड़ी है ये पोचमपल्ली एवं कलमकरी आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। यदि पूछा जाए, एकदम पूछा जाता है कि रेशम की साड़ी है वो कहाँ पर अधिक प्रचलित है, तो ये पोचमपल्ली एवं कलमकरी आंध्र प्रदेश में प्रचलित है रेशम की साड़ी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करेंगे पश्मीना बकरी के बारे में। पश्मीना बकरी को कहाँ पर पाला जाता है, तो पश्मीना बकरी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। पश्मीना बकरी को चांगपा जनजाति के लोग पालते, पूछा जाता है कि इसको कहाँ पर पाला जाता है, कौन सी जनजाति के लोग पालते हैं, तो इसे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है और चांगपा जनजाति के द्वारा इसे पाला जाता है। पश्मीना जो बकरी होती हैं, इन्हें 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी इन्हें रख सकते हैं या फिर ये रह सकती है। जो पश्मीना बकरी होती हैं 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी रह सकती है। पश्मीना बकरी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी रहकर जीवन यापन कर सकती है। पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं। याद रखिएगा, जो पश्मीना बकरी होती हैं, जो बाल मनुष्य के होते हैं, उन बाल से कितने गुने पतले होते हैं, 6 गुना पतले होते हैं। पश्मीना बकरी के शाल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं। कितने गुना ज़्यादा गर्म होते हैं, 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं। और पश्मीना के शाल या स्वेटर बनाने में 250 घंटे लगते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि पश्मीना के शाल या स्वेटर बनाने में कितने घंटे लगते हैं, तो 250 घंटे लगते हैं। पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहा जाता है। और चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उन घरों को रेबो कहा जाता है। याद रखिएगा, लेखा और रेबो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहते हैं और चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उसे रेबो कहते हैं। अब बात करेंगे मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी के बारे में तो आप सभी को पता है कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर किसको कहा जाता है, मधुमक्खी पालन को। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन के लिए लीची के पेड़ उपयुक्त रहता है। यहाँ पर देखिए कौन सा पेड़ उपयुक्त रहता है, सर्वाधिक मधुमक्खी पालन के लिए लीची का पेड़। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी का जो पालन होता है वो बिहार में होता है, झारखंड में होता है, जम्मू और कश्मीर में होता है और हिमाचल प्रदेश में किया जाता है भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन। तो याद रखिएगा कौन कौन से राज्य में किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहां पर फूल, पत्तियां एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, यहाँ कॉलोनी या फिर बस्ती में रहती है। यानी कि सामाजिक कीट का मतलब कि एक साथ रहती, जितनी भी मधुमक्खी होती हैं वो एक साथ रहते हैं, सामूहिक रहते हैं। मधुमक्खी के एक छत्ते से लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त कर सकते हैं। कितने किलोग्राम शहद प्राप्त कर सकते हैं, एक छत्ते से लगभग 12 किलोग्राम। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना, देखिए पूछा जाता है एग्जाम में कि मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना कौन सा है, तो वो है अक्टूबर से दिसंबर तक का जो महीना होता है ये उपयुक्त महीना होता है मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी, कुछ राजा एवं श्रमिक होते हैं। यदि पूछा जाए कि मधुमक्खी के छत्ते में कौन कौन रहते हैं, तो एक रानी मक्खी होती हैं, कुछ राजा होते हैं और श्रमिक होते हैं। मधुमक्खियां अपने साथियों को भोजन की सूचना नृत्य के द्वारा देती है। किस प्रकार देती हैं, मधुमक्खियां अपने साथियों को भोजन की सूचना नृत्य के द्वारा देती है।
अब बात करेंगे गिलहरी की। गिलहरी को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। गिलहरी एक स्तनधारी जीव है। गिलहरी सदैव कुछ ना कुछ कुतरती रहती है ताकि उसके दांत ना बढ़े। यहाँ पर बड़े लिखा हुआ है, जो गिलहरी होती है उसके दांत बढ़ते रहते हैं, इसलिए गिलहरी सदैव कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। नोट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल एवं कान पाए जाते हैं वे बच्चे देते हैं, अर्थात स्तनधारी होते हैं। यदि एग्जाम में पूछे कि स्तनधारी कौन होते हैं, तो ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल एवं कान पाए जाते हैं, साथ में जो बच्चे देते हैं, वो स्तनधारी होते हैं। अब बात करेंगे चूहे के बारे में। चूहे के बारे में भी आप सभी जानते हैं, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चूहा भी एक स्तनधारी जीव होता है। चूहे की जो देखने की शक्ति होती है वो बहुत कमजोर होती है, लेकिन जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है। कौन सा जीव है जिसकी देखने की शक्ति कमजोर होती है लेकिन सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, तो वो कौन सा जीव होगा? चूहा होगा। अब बात करेंगे केंचुए की। केंचुआ जो कि किसान का मित्र भी कहते हैं इसको, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। केंचुआ पालन को वर्गीकल्चर कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, केंचुआ पालन को क्या कहा जाता है? वर्गीकल्चर कहा जाता है। केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि केंचुआ मिट्टी को खाते हैं, मिट्टी को खाकर मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिससे जड़ों तक हवा एवं पानी अच्छे से पहुंचता है, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। इसलिए केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं। केंचुए के माध्यम से जैविक खाद भी बनाया जाता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे केंचुए को डाल दिया जाता है और वहाँ पर वो जो उनके द्वारा जो खाद बनता है वो जैविक खाद कहते हैं, या कह सकते हैं कि केंचुए के माध्यम से जैविक खाद भी बनाया जाता है। अब बात करेंगे डॉल्फिन की। आप डॉल्फिन का चित्र देख सकते हैं। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए डॉल्फिन है। डॉल्फिन जलीय स्तनधारी जीव है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव है। मानव के द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है ये आसानी से सीख जाता है। वो कौन सा जीव है? डॉल्फिन है। भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाए जाते हैं। इसे लो टाइगर भी कहा जाता है। किस मछली को लो टाइगर भी कहा जाता है? तो वो है डॉल्फिन। और ये कहाँ पर पाई जाती है? भारत में गंगा नदी में पाई जाती है। गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन इलाहाबाद से पटना के मध्य पाई जाती है। यदि पूछा जाए कि गंगा नदी में सर्वाधिक कहाँ से कहाँ या फिर किसके मध्य पाई जाती है, तो ये इलाहाबाद से पटना के मध्य पाई जाती है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगों को निकालती है। जब शत्रु हमला करता है तो उसकी अलग ध्वनि निकालती है, और जब उसको मित्र से मिलना होता है तो वो अलग ध्वनि निकालती है। कौन? डॉल्फिन। गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉल्फिन की संख्या लगातार घटती जा रही है। अब बात करेंगे ब्लू व्हेल के बारे में। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। नीली व्हेल कह लीजिए या फिर ब्लू व्हेल कह लीजिए, ये एक स्तनधारी जलीय जीव है। ब्लू व्हेल भूरसेल प्रजाति की जीव है। ये किस प्रकार की प्रजाति की जीव है? ब्लू व्हेल, तो ये भूरसेल प्रजाति की जीव है। सर्वाधिक ब्लू व्हेल प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। यदि प्रश्न में पूछे कि सर्वाधिक ब्लू व्हेल किस महासागर में पाए जाते हैं, तो ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। हाथी। अब बात करेंगे हम हाथी की। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। हाथी समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। प्रश्न में पूछा जाता है, कूट में आंसर देना होता है, आपको सही कथन को पहचानना होता है। हाथी समूह में रहते हैं और इस समूह का जो नेतृत्व करती हैं वो बुजुर्ग हथनी करती हैं। एक स्वस्थ हाथी दिन भर में 100 किलोग्राम पत्तियां, छाछ या घास फूस खा लेता है। हाथी काले रंग का होता है, इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है, और गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ या फिर जल में खेलना पसंद करता है। जो हाथी का गर्भकाल होता है वो सर्वाधिक लगभग कितने माह का होता है? 22 माह का होता है। याद रखिएगा, हाथी का जो गर्भकाल होता है वो सर्वाधिक लगभग 22 माह का होता है। हाथी दिन भर में केवल कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे सोता है। सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, हाथी दिन भर में कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे सोता है। स्थलखंड में पाए जाने वाला यह सबसे बड़ा जीव है हाथी। स्थलखंड में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा होगा? हाथी होगा। अब बात करेंगे चील की। यहाँ पर चील का आप चित्र देख सकते हैं। चील या बाज कह लो या फिर गिद्ध कह लो, इनकी जो देखने की जो दूरी होती है, जो इनकी क्षमता होती है, ये मनुष्य से कितना गुना अधिक होती हैं? तो 4 गुना अधिक होती हैं। अर्थात यदि किसी वस्तु को मनुष्य 2 मीटर दूर से देख सकता है तो उसकी वस्तु को ये कितने मीटर दूर से देख सकती हैं? यहाँ पक्षी 8 मीटर दूर से यहाँ पक्षी देख सकता है। यदि कोई वस्तु मनुष्य 2 मीटर से देख रहा है तो इनकी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? ये वहाँ 8 मीटर से भी देख सकती हैं।
अब बात करेंगे वनस्पति जगत के बारे में, पौधों के बारे में। सबसे पहले हम खेजड़ी के बारे में जानेंगे। यहाँ पर खेजड़ी का आप चित्र देख सकते हैं, जो कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, जिसके बारे में आपको पता होगा। नहीं पता है तो 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे। खेजड़ी एक विशालकाय छायादार वृक्ष है, जिसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते हैं। राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। खेजड़ी राजस्थान राज्य के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। ये कहाँ का राजकीय वृक्ष है? तो राजस्थान का है। और ये कहाँ पर पाया जाता है राजस्थान में? तो ये थार रेगिस्तान में पाया जाता है। खेजड़ी की जो जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं और इनको कम पानी में भी ये रह सकती हैं। खेजड़ी के छांव में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते हैं। और जो खेजड़ी की फली होती है इसका इस्तेमाल सब्जी बनाने में भी किया जाता है। इसकी जो छाल होती है खेजड़ी की, उसका प्रयोग दवा और औषधि बनाने में भी किया जाता है। और जो खेजड़ी की पत्ती होती है उसका प्रयोग चारे के लिए भी किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये हुई खेजड़ी की बात। अब बात करते हैं घटपर्णी या फिर कीटभक्षी या फिर शिकारी पौधा। याद रखिएगा, घटपर्णी पौधे को कीटभक्षी भी कहते हैं और शिकारी पौधा भी कहते हैं। घटपर्णी यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। घटपर्णी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। मेघालय राज्य में यदि भारत में पूछे कि भारत में किस राज्य में घटपर्णी पौधा, कीटभक्षी पौधा या फिर शिकारी पौधा पाया जाता है, तो वो मेघालय राज्य में पाया जाता है। घटपर्णी को शिकारी पौधा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ चूहा, मेंढक एवं अन्य कीड़े मकोड़े को शिकार करता है। जो पौधा है घटपर्णी, इसे कीटभक्षी पौधा या फिर शिकारी पौधा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ चूहा, मेंढक एवं अन्य कीड़ों मकोड़ों को खाता है या फिर शिकार करता है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। इसके अलावा लंबे घड़ेनुमा आकृति का होता है। आपने देखा अभी चित्र के माध्यम से किस प्रकार का होता है ये। इसका जो आकार होता है वो लंबे घड़ेनुमा आकृति का होता है। घड़े के मुंह के पास कांटेनुमा आकृति लगी होती है, जैसे कि कोई जीव वहां पहुंचता है उसका शिकार हो जाता है। घटपर्णी से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, जिसमें आकर्षित होकर विभिन्न प्रकार के जीव खींचे हुए इसके पास चले जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। घटपर्णी उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। पूछा जाए कि जो घटपर्णी पौधा होता है कहां पर पाया जाता है, तो ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है या फिर नाइट्रोजन का अभाव होता है। अब बात करते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। यदि आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा या फिर प्राइवेट ईयर पढ़े होंगे, तो जितने भी मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं या फिर जितने भी टॉपिक आपको बता रहा हूं, सभी के सभी आपने देखे या फिर सुने होंगे। रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक का जो तना है वो 10 से 12 फीट और मीटर में हम बात करें तो 4 मीटर का होता है। ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार है। इसे प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। वहां पर यह पौधा काफी उपयोगी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेगिस्तान ओक का जो तना है ये 10 से 12 फीट या फिर 4 मीटर का होता है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें तने से 30 गुना गहरी होती है। जो तना होता है उससे कितनी गहरी होती हैं? 30 गुना गहरी होती हैं। रेगिस्तान ओक के तने में जल संग्रहित रहता है। जो रेगिस्तानी ओक होता है उसके तने में क्या संग्रहित होता है? जल संग्रहित होता है। स्थानीय निवासी के सामने जब जल संकट होता है तो वे एक चाकू एवं पाइप की मदद से तने में संग्रहित जल का उपयोग करते हैं और उसका पीने में उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं बरगद की। बरगद का चित्र आप देख सकते हैं, सभी ने देखा ही होगा बरगद को। बरगद एक विशाल छायादार वृक्ष है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, आप सभी को पता होगा। बरगद की जड़ें दूर तक फैली होती हैं। बरगद के तने से जड़ें लटकती है, जो कि तने को सहारा देने का कार्य करती है। पूछा गया था एग्जाम में, जो बरगद के तने से जड़ें लटकती हैं वो क्या कार्य करती है? तो वो सहारा देने का कार्य करती है। अब बात करते हैं पीपल की। पीपल तो आपने सभी ने देखा होगा, एक छोटा सा वृक्ष मैंने यहाँ पर रखा है, वैसे विशालकाय होता है पीपल का वृक्ष भी। तो पीपल एक विशाल छायादार वृक्ष है। पीपल का तना एक एवं जड़ें दूर तक फैली होती हैं। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। वो कौन सा वृक्ष है जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पीपल। पीपल को बोध वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। प्रश्न में यदि पूछा जाए कि बोध गया किस वृक्ष को कहा जाता है, तो पीपल के वृक्ष को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ही हुई थी। अब बात करते हैं शैवाल की। शैवाल यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। शैवाल हरे रंग के होते हैं।
उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से ये भोजन बनाते हैं। फिर से दोहरा लेते हैं, शैवाल हरे रंग का होता है, उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से भोजन बनाते हैं। कौन? शैवाल। लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन शैवाल की मुख्य समस्या क्या है, उसका आधार है। कवक और शैवाल में के मध्य सहजीविता से, जहाँ कवक को शैवाल से भोजन प्राप्त हो जाता है तो वहीं शैवाल को कवक से आधार प्राप्त हो जाता है। दोनों ही सहजीविता यानी कि आपस में संबंध बना लेते हैं, जहाँ कवक को शैवाल से भोजन प्राप्त हो जाता है और वहीं शैवाल को कवक से आधार प्राप्त हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कवक की। कवक सफ़ेद रंग का होता है, जिसे हम बचपन में छतरी के नाम से भी जानते थे। सभी ने इसको देखा होगा, सभी इससे खेले भी होंगे। कवक सफ़ेद रंग का होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। देखिए, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है लेकिन कवक में नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिएगा, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से नहीं बना सकता। शैवाल बना सकता है लेकिन कवक नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए कवक सड़े गले स्थानों पर ही पाए जाते हैं। अतः कवक की जो मुख्य समस्या होती है वो भोजन होती है, और शैवाल की जो मुख्य समस्या होती है वो क्या होती है? आधार होती है। इसलिए दोनों आपस में संबंध बनाते हैं और अपनी समस्या को सुलझा लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लाइकेन। लाइकेन का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। जब वायुमंडल में H2O कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन समाप्त हो जाते हैं। यानी कि सूचक यानी सूचना देने वाला जो होता है वो लाइकेन होता है। यदि जो लाइकेन है वहाँ जहाँ पर ये पाया जाता है, जिस क्षेत्र में पाया जाता है, वहाँ पर लाइकेन यदि सूख रहा है, समाप्त हो रहा है, तो वहाँ के जो लोग हैं या फिर वहाँ के जो स्थानीय सरकारें हैं वो जान लेती हैं कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन समाप्त हो जाते हैं, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। जब वायुमंडल में H2O की मात्रा बढ़ जाती है तो क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ताजमहल मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाली H2O के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पीला पड़ रहा है, क्योंकि H2O अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसे स्टोन कैंसर भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। जो ताजमहल है वो पीला क्यों पड़ रहा है, किसके कारण पड़ रहा है, ये प्रश्न में पूछा गया था। तो ताजमहल मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले H2O के कारण पीला पड़ रहा है, क्योंकि H2O अम्ल वर्षा के रूप में उत्तरदायी है और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे स्टोन कैंसर भी कहा जाता है। ताजमहल के चारों तरफ लाइकेन लगवाया गया है ताकि अम्ल वर्षा या वातावरण में SO2 की बढ़ोतरी को पता लगाया जा सके। कभी आप ताजमहल गए होंगे तो वहाँ पर आपको लाइकेन देखने को मिले होंगे आसपास। तो क्यों लगाया गया है? वो इसलिए लगाया गया है ताकि वहाँ पर पता चल सके कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कैसी, यदि ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो लगा लाइकेन है वो समाप्त होने लगेगा, सूखने लगेगा, जिससे कि उनको पता चल जाएगा कि जो H2O है उसकी मात्रा यहाँ पर बढ़ रही है। चलिए अब बात करते हैं यूकेलिप्टिस की। आपने यूकेलिप्टिस भी देखा होगा सभी ने। यूकेलिप्टिस मूलतः ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। ये भारत में भी पाया जाता है। यूकेलिप्टिस को सामाजिक वानिकी या पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। यूकेलिप्टिस को सामाजिक वानिकी का या फिर पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टिस एक दिन में लगभग कितने लीटर जल का अपव्यय करता है? 40 लीटर जल का अपव्यय करता है। यानी कि एक दिन में इसको कितना लीटर पानी चाहिए? 40 लीटर पानी चाहिए यूकेलिप्टिस को। यूकेलिप्टिस को भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 के तहत भारत में लाया गया था। कब लाया गया था? 1976 के तहत। चलिए अब बात करते हैं जट्रोफा की। जट्रोफा का यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। जट्रोफा मुख्यतः ब्राजील का पौधा है। कहाँ का है ये? ब्राजील का है। जट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, किससे बायोडीजल बनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जट्रोफा से। जट्रोफा की खेती उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जो शुष्क या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, और भारत में जट्रोफा के स्थान पर बायोडीजल के लिए करंज एवं
पोगोमियों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कह सकते हैं जो बायोडीजल के लिए उपयोग किया जाता है, जहाँ पर जेट्रोफा उपयोग होता है ब्राजील में या फिर अन्य देश में, वहाँ पर भारत में किसका उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, करंजी एवं पोगोमिया का इस्तेमाल किया जाता है भारत में। क्रोटन, अब बात करते हैं क्रोटन की। आप क्रोटन को देख सकते हैं, क्रोटन को जल का प्राकृतिक सूचक माना जाता है। जल का प्राकृतिक सूचक किसे माना जाता है, क्रोटन को माना जाता है। क्रोटन को मुख्य फसल के साथ लगा दिया जाता है, तो मुख्य फसल की सिंचाई कब करना है इसकी सूचना क्रोटन दे देता है, क्योंकि क्रोटन की जो जड़ें होती हैं वो गहरी नहीं होती हैं, इसलिए क्रोटन का जो मुख्य फसल के साथ इसको लगा दिया जाता है, ताकि जो मुख्य फसल होती है उसकी सिंचाई कब करना है इसका क्रोटन के द्वारा पता लगाया जा सकता है। और जल संकट होने पर बहुत जल्दी सूख जाता है, जिससे पता चल जाता है कि मुख्य फसल की सिंचाई करना है या फिर नहीं। जैसा कि अभी मैंने आपको लाइकेन के बारे में बताया था, वैसे ही काम कौन करता है, यहाँ पर क्रोटन करता है। वो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पता लगाता है, और ये प्राकृतिक सूचना यानी कि जल के बारे में पता लगाता है कि जल आएगा या फिर नहीं। यदि कह सकते हैं कि क्रोटन को मुख्य फसल के साथ इसलिए लगाया जाता है ताकि वो ये पता लगा सके कि इसकी जो फसल की सिंचाई करना है वो कब करना है। यदि जल संकट होने वाला है तो बहुत जल्दी सूख जाता है, जिससे आप पता लगा सकते हैं या फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो फसल है उसको आपको अब सिंचाई देना है, पानी उनमें लगाना है। चलिए अब बात करते हैं मानव आवास की। अब बात करेंगे हम आश्रय की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लकड़ी के घर के बारे में जानेंगे। आप चित्र के माध्यम से लकड़ी का घर देख सकते हैं। लकड़ी के घर वर्षा बाहुल्य वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। भारत में लकड़ी के घर कहाँ पर बनाए जाते हैं, मुख्यतः असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्यों में बनाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, लकड़ी के घर वर्षा बाहुल्य वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। भारत में लकड़ी के घर मुख्यतः असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्यों में बनाए जाते हैं, या फिर पूर्वोत्तर राज्य भी आप कह सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा अधिक होती है, इसलिए वहाँ जंगल अधिक हैं, वहाँ पर लकड़ी की प्रचुरता है, इसलिए इन लकड़ी का उपयोग करते हैं और घर बनाते हैं। लकड़ी के घर ढाल युक्त क्षेत्रों में और 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। लगभग मीटर में हम जाने तो 3 मीटर या फिर 3.5 मीटर के घर होते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य में बांस को हरा सोना कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, पूर्वोत्तर राज्य में बांस को क्या कहा जाता है, तो हरा सोना कहा जाता है। लकड़ी के घर बांस के मजबूत खंभों से बनाया जाता है। लकड़ी के घर बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। लकड़ी के घरों की दीवारें, फर्श एवं छत लकड़ी के ही बने होते हैं। जो फर्श और दीवार होती हैं वो भी किससे बनी होती हैं, लकड़ी से ही बनी होती हैं। अब बात करते हैं लकड़ी एवं पत्थर के घर। आपने लकड़ी और पत्थर के घर देखे होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लकड़ी एवं पत्थर के घर, यहाँ पर सबसे पहले आप चित्र देख सकते हैं। लकड़ी एवं पत्थर के घर भारत में मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड राज्य में बनाया जाता है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मुख्यतः जो लकड़ी के घर है या फिर लकड़ी एवं पत्थर के घर है कहाँ पर बने होते हैं भारत में, तो ये हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड में बने होते हैं लकड़ी एवं पत्थर के घर। आगे हम बात करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य चुनौती निम्न है। यहाँ पर क्या चुनौती है जिससे कि पत्थर एवं लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। यहाँ पर बादल फटना, यह अत्यधिक बारिश होना, भूकंप आना, बर्फबारी होना, चट्टानों का खिसकना आदि पर्वतीय क्षेत्रों में लकड़ी एवं पत्थर के घर द्विमंजिल बनाए जाते हैं। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में लकड़ी एवं पत्थर के घर कितने मंजिल बनाए जाते हैं, लगभग द्विमंजिल बनाए जाते हैं। पहली मंजिल पर ये लोग अपने पशुओं एवं सामानों को रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो दूसरी मंजिल होती हैं ये यहाँ पर खुद रहते हैं। यहाँ के जो लोग जिन्होंने घर बनाया है वो उसमें रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में घरों की नींव को मजबूत रखा जाता है एवं दीवारों को पत्थर से बनाया जाता है। जो दीवार होती हैं वो पत्थर की बनी होती हैं, और जो घर की नींव होती हैं उसको ये मजबूत बनाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में घरों के जो फर्श होते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती हैं, इसलिए जो फर्श होता है वो लकड़ी का बनाया जाता है। आगे बात करेंगे मिट्टी के घर के बारे में। मिट्टी के घर मुख्यतः उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां पर गर्मी अधिक पड़ती है। कहां पर बनाए जाते हैं मिट्टी के घर, मुख्यतः जहां पर गर्मी अधिक पड़ती है। मिट्टी के घर भारत में मुख्यतः राजस्थान एवं उत्तर भारत में बनाए जाते हैं। कहां पर बनाए जाते हैं मिट्टी के घर, राजस्थान एवं उत्तर भारत में बनाए जाते हैं। मिट्टी की घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं ताकि सूर्य की जो ऊष्मा है वो घरों में प्रवेश ना करे, जो गर्मी है वो अंदर ना आ सके सूर्य की, इसलिए जो मिट्टी की घरों की दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत मोटी होती हैं। मिट्टी की घरों की छत को घास फूस या फिर लकड़ी का बनाया जाता है। मिट्टी के घरों
कि छतों को ढालयुक्त रखा जाता है ताकि वर्षा का जल छतों पर संग्रहित हो सके। इस प्रकार ढलानू बनाया जाता है उसके जो छत होती हैं, ताकि जो बरसात होती है वो यहाँ से आके नीचे गिर सके या फिर छतों पर संग्रहित ना हो वर्षा का जल। मिट्टी के घरों का जो फर्श होता है वो समय समय पर गोबर से लीपा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है क्यों लीपा जाता है मिट्टी के घरों में फर्श का जो समय समय पर लीपा जाता है गोबर से, वो क्यों लीपा जाता है, सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो क्यों लीपा जाता है, ताकि घरों में कीड़े मकोड़े प्रवेश ना करें, इसलिए मिट्टी के घरों में समय समय पर गोबर से लीपा जाता है। यह सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मिट्टी के घरों की दीवारों को समय समय पर मिट्टी से, यह भी मैंने आपको बता दिया है, समय समय पर मिट्टी एवं गोबर से लीपा जाता है ताकि दीवारें भी मजबूत रहे। चलिए अब बात करते हैं बर्फ के घर। आपने बर्फ के घर देखे होंगे, नहीं देखा तो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। बर्फ के घर मुख्यतः कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो ये जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पर बर्फ के घर आपको देखने को मिलेंगे। बर्फ के घर मुख्यतः एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाए कि बर्फ के घर मुख्यतः कौन सी जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये एस्किमो जनजाति के रूप में बनाए जाते हैं। बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। आपको सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा, बर्फ के घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। बर्फ के घरों की दीवारें बर्फ के टुकड़ों से बनाई जाती है। बर्फ की जो घर की दीवारें हैं, दीवार हैं, वो किससे बनाई जाती हैं, बर्फ के टुकड़ों से बनाई जाती हैं। बर्फ के घरों की दीवारें दोहरीकरण से मुक्त होती हैं ताकि घरों की उष्मा बाहर ना निकले। बर्फ के घरों के दरवाजे बहुत छोटे रखे जाते हैं ताकि ठंडी एवं बर्फीली हवाएं घरों में प्रवेश ना करें। एस्किमो जनजाति के लोग उच्च मांसाहारी होते हैं। यहाँ पर जो एस्किमो जनजाति के लोग होते हैं वो किस प्रकार के लोग होते हैं, ये उच्च मांसाहारी लोग होते हैं। अब हम हाउस बोट की बात करेंगे। हाउस बोट आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। हाउस बोट या नाव पर घर मुख्यतः जम्मू कश्मीर एवं केरल राज्य में बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं हाउस बोट, ये मुख्यतः जम्मू कश्मीर और केरल में बनाए जाने वाले घर हैं। जम्मू कश्मीर में मुख्यतः डल झील एवं उलर झील में बनाए जाते हैं। यहाँ पर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में यह मुख्यतः किस झील में बनाए जाते हैं, तो डल झील में और बुलर झील में ये बनाए जाते हैं। हाउस बोट की दीवारें एवं छतों में सुंदर नक्काशी किया जाता है ताकि सैलानियों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके। अब बात करते हैं लेखा एवं रेबो के बारे में। लेखा और रेबो के बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। अब अपने को घर के बारे में जानकारी आपको देना है। चांगपा जनजाति के द्वारा जिन अस्थायी घरों में निवास किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रेबो कहा जाता है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चांगपा जनजाति के द्वारा जिन अस्थायी घरों में निवास किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रेबो कहा जाता है। और चांगपा जनजाति के द्वारा जिन घरों में अपनी पश्मीना बकरी को पालते हैं उसे क्या कहते हैं, लेखा कहा जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। जहाँ पर वो रहते हैं उसे रेबो कहते हैं और जहाँ पर पश्मीना बकरी को रखा जाता है उसे लेखा कहते हैं। अब बात करेंगे पेड़ों पर बने घर के बारे में। पेड़ों पर घर विषुवती रेखी क्षेत्र के निवास करने वाले पिग्मी जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेड़ों पर घर विषुवती रेखी क्षेत्र के निवास करने वाले कौन सी जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं, पिग्मी जनजाति के द्वारा। और कहाँ पर पाए जाते हैं, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। पिग्मी जनजाति के द्वारा पेड़ों पर घर इसलिए बनाया जाता है ताकि हिंसक वन्य जीवों से सुरक्षा प्राप्त किया जा सके। जो हिंसक जीव है ये घर के ऊपर ना चढ़े, इसलिए ये घर को नीचे नहीं बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं, पेड़ के ऊपर बनाते हैं। आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं पक्षियों की आवास के बारे में। अब यहाँ पर देखिए आवास के बारे में आपको जानकारी देंगे जो पक्षियों के आवास होते हैं। सबसे पहले हम घोंसले की बात करते हैं। जो घोंसला है वो पक्षी अपना जो घोंसला है तभी बनाता है जब उसे अंडे देना होता है। सभी को पता है अलग अलग पक्षी अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग कर अपना घोंसला बनाते हैं। कौन सा पक्षी किस प्रकार का घोंसला बनाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करेंगे कौवा की। पूछा गया है प्रश्न में, कौवा अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। तो कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है, तो वहां पक्षी कौन सा होगा, आपका कौवा होगा। कौवा अपना घोंसला बनाते समय उसमें लोहे के तार एवं लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर कौवा बैठा हुआ है और ये इसका घोंसला है। सबसे ऊंची डाल पर इसने अपना घोंसला बनाया हुआ है जिसमें ये लोहे के तार एवं लकड़ी की शाखाओं का भी प्रयोग करता है।
अब बात करते हैं कोयल। कोयल तो अपना घर बनाती नहीं है, तो यहाँ पर मैं किस प्रकार से आपको चित्र दर्शाता, क्योंकि कोयल अपना घर बनाती नहीं है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वहाँ अपने अंडे कोए के घोंसले में देती हैं और कौवा उसे अपना समझकर पालता पोसता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो कौन सा पक्षी है? कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है, ये अपने जो अंडे हैं ये कहाँ पर रखती हैं? जो कोए का घोंसला होता है उसमें कोयल अपने अंडे को रख देती हैं, वहीं कौवा उसको पालता पोसता है। अब बात करते हैं पाखता की। आप पाखता को देख सकते हैं, पाखता का चित्र देख सकते हैं, साथ में उसका घोंसला भी देख सकते हैं। फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। कहाँ पर ये अपना घोंसला बनाएगा? या तो कैक्टस के कांटों के बीच बनाएगा या फिर मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाएगा पाखता पक्षी। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं वीवर पक्षी के बारे में। यहाँ पर देखिए, वीवर पक्षी के बारे में हम जानेंगे कि जो वीवर पक्षी होता है, जो घोंसला होता है इसका लालटेन के जैसा होता है। आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जहाँ पर लालटेन जैसा घोंसला आपको दिखे, आप समझ जाएगा कि वो वीवर पक्षी का घोंसला है। और जो वीवर पक्षी का जो घोंसला होता है वो कौन बनाता है? तो इसमें जो नर वीवर पक्षी होता है वो घोंसला बनाता है। और नर वीवर पक्षी ये घोंसला नहीं बनाता है, कहीं घोंसले बनाता है। उन घोंसलों में मादा जो है वो डिसाइड करती है कि उसको कौन सा घोंसला पसंद आएगा। जिस घोंसले को वो पसंद करती है उसी में जो मादा वीवर पक्षी है वो अंडे देती है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि वीवर पक्षी में नर वीवर पक्षी ही घोंसला बनाता है। नर वीवर पक्षी कई सारे घोंसले बनाता है। मादा वीवर पक्षी उसमें से जिसे पसंद करती है उसी घोंसले में वो अंडे देती है, यानी कई सारे घोंसले में वो एक पसंद करती हैं जिसमें वो अंडे देती हैं। उल्लू। उल्लू के बारे में आप सभी जानते हैं, आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। उल्लू अपने बच्चे पुराने पेड़ों के जो खोखर होती हैं या फिर जो छेद होते हैं उसमें अपने बच्चे देता है। उल्लू अपनी गर्दन को आगे पीछे भी कर सकता है। अब बात करते हैं बसंत गोरी। बसंत गोरी आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जो बसंत गोरी होती हैं वो अपना घोंसला तने में गहरा छेद कर बनाती हैं। आप देख सकते हैं बच्चे बैठे हुए हैं, तने में गहरा छेद है और उसमें बच्चे बैठे हुए यानी कि घोंसला बना हुआ है तथा उसी में अपना अंडा देती है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। दर्जन चिड़िया। अब दर्जन चिड़िया के बारे में हम जानेंगे। जो दर्जन चिड़िया होती हैं ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल देती है। जो दर्जन चिड़िया हैं ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, एक पत्ता है जिसको इन्होंने सिल दिया है और उसी में उसके बीच में बनी थैली में अपना अंडा देती है। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल देती हैं और उसके बीच बनी थैली में अपना अंडा देती हैं। शकरखोरा। शकरखोरा यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। शकरखोरा अपना घोंसला छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर बनाता है। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल में टुकड़े और कपड़ों के छितड़े, यहाँ तक कि मकड़ी के जाल का भी वो प्रयोग करता है। कौन? शकरखोरा। अब बात करते हैं कलचिड़ी। कलचिड़ी के बारे में हम बात करें तो कलचिड़ी पत्थरों के बीच खाली जगह में अपने अंडे देती है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर एक खाली जगह है जिसमें पत्थर लगे हुए हैं और उसी के बीच में ये अंडा देती है। कौन? कलचिड़ी। यदि आपने किसी पत्थर के बीच में अंडे आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो कलचिड़ी के अंडे हैं। कलचिड़ी अपने घोंसले पौधों की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रई आदि के माध्यम से बनाती है। जो कलचिड़ी हैं ये अपना घोंसला किसके माध्यम से बनाती हैं? पौधों की नाजुक टहनी के माध्यम से, जड़ से, ऊन से, बाल से, रई आदि के माध्यम से बनाती हैं। गोरैया। गोरैया की हम बात करें तो गोरैया जो अपना घोंसला है ये घर में अलमारी के ऊपर बनाती हैं, आईने के पीछे बनाती हैं, घर की दीवारों के आले में बनाती है। आपने यदि आपके घर में कहीं घोंसला देखा होगा तो समझ जाइएगा वो गोरैया का घोंसला है। गोरैया जो अपना घोंसला है वो घर में अलमारी होती है उसके ऊपर बना लेगी, आईने के पीछे बना लेगी। घर की दीवारों के जो आले होते हैं जिस पर रखने का सामान होता है वहाँ पर भी गोरैया के घोंसले बने होते हैं, ये वहाँ पर भी बना लेती हैं। अब बात करते हैं कबूतर की। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या फिर खंडहर जगह पर बनाती है। जो कबूतर होती हैं इनके घोंसले ज़्यादातर कहाँ पर बनाती हैं? ये जो खंडहर घर होते हैं या फिर पुराने मकान होते हैं उनमें इनके घोंसला आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं चील, बाज और गिद्ध। शायद ये अंतिम हमारा जो घोंसले हैं उनके बारे में या फिर जो इस वीडियो का पार्ट है ये अंतिम पार्ट है और उसके बाद में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्नों का आपको आंसर कमेंट के माध्यम से देना है। अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी के सभी जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी से ये 3 काम फटाफट कर लेना है यदि आपको आगे के पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। तो ये अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है? चील। तो ये अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाती है।
और ये पक्षी अपना घोंसला का इस्तेमाल साल दर साल करते हैं। और इन पक्षियों का जो घोंसला होता है वो 4.5 फीट चौड़ा होता है। यदि प्रश्न पूछे कि कौन से पक्षी का घोंसला 4.5 फीट चौड़ा होता है तो वो है चील। यहाँ पर देखिए अब प्रश्न की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 5 प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। आंसर कैसे देंगे? प्रश्न नंबर 1 आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इस प्रकार से आप कमेंट्स के माध्यम से आंसर देंगे। पहला प्रश्न है, जिन जनजातियों के लोग अपना घर पेड़ों पर बनाते हैं वो कौन से लोग होते, कौन से जनजाति के होते हैं? चांगपा होते हैं, चांपा होते हैं, चांगपा लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, थारू होते हैं, पिग्मी होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है कि वो कौन सी जनजाति हैं जिनके लोग अपना घर पेड़ों पर बनाती हैं। कौन सी चिड़िया अपना घोंसला तने में छेद करके बनाती है? यहाँ पर देखिए कौन सी चिड़िया हैं जो अपना घोंसला तने में छेद करके बनाती हैं। दर्जन चिड़िया हैं, फाख्ता है, शकरखोरा है, या फिर बसंत गोरी है। कौन सी चिड़िया हैं जो अपना घोंसला तने में छेद करके बनाती हैं? आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तीसरा प्रश्न, मकड़ी किस संघ का जीव है? जो मकड़ी है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मेमल, या फिर इनमें से कोई नहीं। मकड़ी किस संघ का जीव है? इसका भी आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। टोटल 5 प्रश्न है, शायद 6 होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी आपको पता चल जाएगा। चौथा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, गिर राष्ट्रीय उद्यान में, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत में सर्वाधिक शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? इसका भी आंसर आपको देना है। यहाँ पर देखिए टोटल 5 प्रश्न हैं और 5 के आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। 5वां प्रश्न है, कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है? अजगर, किंग कोबरा, करेत, या फिर दुबोई। मैंने बताया भी था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो आप इन 5 के आंसर कमेंट्स के माध्यम से आसानी से दे सकते हैं। 5 के 5 इंपॉर्टेंट हैं और आंसर आपको सभी को देना है। तो जल्दी ही दोस्तों इसके अगले पार्ट में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।